Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we will be learning interpolation and extrapolation. स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर जो है वो इंटरपोलेशन का चैप्टर है, आपका यूनिट नंबर 8 है। इस इंटरपोलेशन के चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से वेरिएबल्स जो हैं, दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट करते हैं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू मौजूद हो तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा आपने मीडियन और ये मॉड वगैरह किया था ग्रुप डाटा के लिए, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा के लिए। तो मीडियन और मॉड को जब हम इंटरपोलेट करते हैं, यानी कि इंटरवल के दरमियान में वो मीडियन जब फॉल करता है तो उसको हम बोलते हैं कि इंटरपोलेट किया है। हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, लेकिन वो हमारी पास एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं। बुनियादी तौर पर इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन जो है ये एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं। एक ऐसी एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं कि जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू का अगर पता हो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। हम चलते हैं पहले कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स की तरफ, फिर इसके बाद जो हम बात को आगे लेकर चलेंगे। देखें ज़रा इंटरपोलेट कैसे किया जाता है और एक्स्ट्रापोलेट कैसे किया जाता है और किस तरह से ये वाले जो दोनों टेक्निक्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट करें, आपके पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, आपके पास y = 2x + 3। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक y है और एक x है। मैंने इधर जो है f(x) भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें आप x की वैल्यू को पुट करते जाएं तो आपके पास y की वैल्यूज़ निकलती आती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में y जो है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज़ ऑफ x, और टेक्निकली हम ये कहेंगे कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कि आप x की वैल्यूज़ पुट करें आपके पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। इसीलिए मैंने y को f(x) भी लिख लिया है। आप अपने मैथमेटिक्स में या आप दूसरी जगह पर भी फंक्शन में, लीनियर फंक्शंस के अंदर आप इस तरह से ये नोटेशंस यूज़ करते रहे हैं। y = f(x) कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज़ जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकलती आती हैं। अब देखें, फ़र्ज़ करें मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो है फॉर x = 1। अगर मैं x = 1 पुट करता हूँ तो देखें y की वैल्यू क्या निकलती है। ये मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ f(1). दूसरे लफ्ज़ों में y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 2 1 2 2 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू 5 निकल आई या f(1) = 5 आ गया। इसी तरह मैं फ़र्ज़ करें फॉर x = 2, अगर मैं x = 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखें y की वैल्यू क्या बनती है। y will be equal to 2 × 2 + 3 = f(2). अब देखें x की जहाँ पर जब आप 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे, ऐसे +3 आ जाएगा और f(2) आ जाएगा। यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू निकलती है, 2 to the 4, 4 + 3 7। आपके पास f(2) जो है वो 7 निकल आएगा। इसी तरह से अगर आप फ़र्ज़ करें फॉर x = 3 पुट करते हैं, x = 3 के लिए यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ y will be equal to 2 × 3 + 3 = f(3), और f(3) की वैल्यू क्या निकलती है, 2 3 6 + 3 9 आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में f(3) जो है वो आपका 9 निकल आएगा। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट किया, हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलती आई। ये वाला जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, x की जो सिलेक्टेड वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, इन वैल्यूज़ को, ये वाला जो वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ हमारे सामने आती रही हैं, जैसे ये y की वैल्यू 5 निकली है, इस तरह यहाँ पर y की वैल्यू 7 निकली है, y की वैल्यू 9 निकली है। तो ये जो y की वैल्यूज़ हैं जिसकी वैल्यूज़ हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको याद होगा आपने रिग्रेशन और कोरिलेशन वाला चैप्टर के अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की थी। ये बुनियादी तौर पर उसी बात से अगर आप रिलेट कर लें तो आम तौर पर हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। सो पहले तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है जिसकी वैल्यू सेलेक्ट की जाती हैं आप अपने
वैल्यू के लिए पुट करने के लिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है एक वेरिएबल जो है वो x है और दूसरा वेरिएबल जो है वो y है, और y को मैं f ऑफ x भी कह सकता हूँ। ये दोनों चीज़ें जो है ये दोनों नोटेशंस यूज़ की जाती हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। अब x की पहली वैल्यू जो है वो मैंने 1 पुट की है, दूसरी वैल्यू जो है वो मैंने 2 पुट की है, तीसरी वैल्यू जो है वो मैंने 3 पुट की है। x की फर्स्ट वैल्यू के लिए मेरे पास जो y की वैल्यू निकली है वो आपके पास है x इज इक्वल टू, जब मैंने 1 पुट किया था तो y की वैल्यू जो थी वो 5 निकली थी। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि f ऑफ 1 जो है वो 5 के इक्वल निकला है। इसी तरह से जब मैं x की जगह पर मैंने 2 पुट किया तो x की जगह पर 2 पुट करने से y की वैल्यू निकल आई है 7। यहाँ पर y इज इक्वल टू 7, इसको मैं f ऑफ 2 भी बोल सकता हूँ, यानी कि x की जगह पर 2 पुट करने से फंक्शन की वैल्यू क्या निकली है। और सिमिलर पैटर्न पे जब मैं x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो y की वैल्यू निकल आई है 9, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो दिस इज योर f ऑफ 3। ये आपके पास जो है स्पेसिफिक f1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, इसको आप लिख सकते हैं। आप इसको चाहें तो ये वाली चीज़ जो है f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। इनका ऑटोमेटिकली मतलब ये होगा कि जब मैंने x की जगह पर 1 पुट किया था तो y की वैल्यू ये 5 निकली थी, जब x की जगह पर 2 पुट किया था तो y की वैल्यू ये निकली थी, x की जगह पर 3 पुट किया था तो y की वैल्यू ये निकली थी, क्योंकि ये वाला जो है f1, f2, f ऑफ 3 जो है ये फंक्शन ऑफ y को शो कर रहे हैं। अब यहाँ तक जो हमने डिस्कशन अभी तक की है उसमें हमने दो चीज़ें बड़े वाज़े तौर पर हमें नज़र आई हैं। एक तो ये है कि आपके पास दो वेरिएबल का रिलेशन नज़र आ रहा है, आपको एक रिलेशनशिप स्टैंड कर रहा है आपके सामने। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। x वेरिएबल जो है उसको मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? ऐसा वेरिएबल जो कि वैल्यूज़ को खुद सेलेक्ट करता है, यानी कि इंडिपेंडेंटली उसकी वैल्यूज सेलेक्ट की जाती हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं नोट्स की शक्ल में इस पूरे हिस्से को सम अप करूं तो मेरा पहला नोट ये बनता है कि आपके पास x एंड y आर टू रिलेटेड वेरिएबल्स। एक चीज़ तो ये हमारे पास आ गई कि x और y जो है टू रिलेटेड वेरिएबल्स हैं। दूसरी चीज़ जो है वो मैं लिख रहा हूं y is a function of x, यानी कि y जो है वो x का फंक्शन है। x की वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल आएगा। नंबर 3, x is independent variable and y is dependent variable. x is independent variable and y is dependent variable। यहाँ तक हमें दो चीज़ें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से देखना है। अब इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होती है उसको हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से चेक करते हैं कि व्हाट इज़ इंटरपोलेशन एंड व्हाट इज़ एक्स्ट्रापोलेशन। उसके लिए हम चलते हैं अपने सेकंड बोर्ड की तरफ जहाँ पर हम इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन को डिफाइन करके देखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को नोट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर एबल टू डिफाइन इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। पहले मैं डेफिनेशन की तरफ आता हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल एसेंस को चेक करेंगे। देखें ज़रा, इंटरपोलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ y फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x विच लाइज विद इन इट्स गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इंटरपोलेशन एक ऐसी एस्टिमेटिंग टेक्निक है जो कि एस्टिमेट करती है किसको? अननोन वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को एस्टिमेट करती है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x की गिवन वैल्यू के लिए। मैं आपको जो है एक याद दहानी करवाना चाहता हूँ। आपने अगर ये देखा हो, नोट किया हो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स,
आई थिंक एवरी वन ऑफ यू, आपके जहन में एकदम से वो रिग्रेशन लाइन का आपके जहन में आया होगा। यस एग्जैक्टली, रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन जो है, जब हम y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखते हैं तो हम एंड पे रिग्रेशन वाले चैप्टर को अगर आप अपने जहन में लाएं तो वहां पर हमने ये देखा था कि जी आपने x की एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको दी जाती थी और कहा जाता था कि y की वैल्यू को एस्टिमेट करें। रिग्रेशन में आपसे ये कहा जाता था कि x की वैल्यू अगर आपके पास गिवन है तो y की वैल्यू को एस्टिमेट करें। सपोज आपके पास एक रिग्रेशन क्वेश्चन जो है इस तरह से है, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। ये एक रिग्रेशन इक्वेशन थी। फर्ज कर लें a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है और आपसे ये कहा जाता है कि जी आपने y को एस्टिमेट करना है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x। फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास x और y की वैल्यूज ये दी हुई हैं, ये x की वैल्यूज हैं और इधर y की वैल्यूज हैं। x की वैल्यूज हैं जी 1 है, 3 है, 9 है और 10 है। y की वैल्यूज हैं 5 है, 6 है, 11 है और 15 है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं सिंपली ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास जब मैं x और y के इस डाटा को यूज करके रिग्रेशन इक्वेशन निकालता हूं तो मेरी रिग्रेशन इक्वेशन ये निकलती है। इट्स नॉट अ करेक्ट रिग्रेशन इक्वेशन। फर्ज करें अगर ये रिग्रेशन इक्वेशन निकल आती है, y रिग्रेशन इक्वेशन की यही शेप होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सपोज कर लेते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जी x की ये जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इन x की वैल्यूज में से एक वैल्यू 8 भी हो सकती है जो इसी रेंज में आ रही है। अगर x की कोई वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 8 के लिए आप जो है y की वैल्यू को एस्टिमेट करें तो आप सिंपली ये करेंगे y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 8। आपको अगर x की वैल्यू बता दी जाए कि फॉर x इज इक्वल टू 8 व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y, तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो ऐसे होगी। एस्टिमेटेड वैल्यू इसको इस तरह से लिखते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा 24 प्लस 2 26 आ जाएगी ना। तो x इज इक्वल टू 8 के लिए y की वैल्यू जो है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई वो 26 आ गई। इस प्रोसीजर को बोलते हैं इंटरपोलेशन। सीधी सी बात है। इंटरपोलेशन की जब मैंने डेफिनेशन की है तो यही कहा है ना कि y की वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद इन द गिवन रेंज 1 से लेकर 10 तक, जोन से मर्जी नंबर के लिए आप y कैप की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। रिग्रेशन के ऊपर ये एक लाजमी शर्त है कि रिग्रेशन एक एस्टिमेशन टेक्निक तो है, लेकिन रिग्रेशन से जो आप एस्टिमेशन करेंगे वो आप उसी x की रेंज की वैल्यूज में करेंगे, उस रेंज से बाहर नहीं जाएंगे। मतलब मैं आपको ये कहता हूं कि x की वैल्यू 20 के लिए इस रिग्रेशन को यूज करो, x की जगह पर 20 रखो और y की वैल्यू को एस्टिमेट करो, तो ये टोटली रॉन्ग y की एस्टिमेशन होगी, क्योंकि यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट रेंज। आप उस x रेंज से बाहर नहीं निकल सकते। जब इस तरह का प्रोसीजर हो कि जिसमें y को एस्टिमेट करना हो और x की एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहकर ही y को एस्टिमेट करना हो, तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। हमारा पूरा चैप्टर जो है वो इंटरपोलेशन पे फॉल करता है कि आपके पास उस रेंज के अंदर x की वैल्यूज को सिलेक्ट करें और फिर अपने फार्मूले में यहां पर जैसे मैंने रिग्रेशन के अंदर ये किया है, तो दिस आई हैव एक्चुअली डन इंटरपोलेट। मैंने ये इंटरपोलेशन का प्रोसीजर किया है। वहां पर हमने रिग्रेशन वाले चैप्टर में इसको इंट्रोड्यूस नहीं था करवाया। यहां पर ये बात जो है हम कह सकते हैं कि एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, हम इंटरपोलेशन कर रहे थे, क्योंकि x की गिवन रेंज से वैल्यू लेकर हम y की वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे थे। अब डेफिनेशन की तरफ आए, आपको डेफिनेशन ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्या है जी? Interpolation is a statistical technique of estimating the unknown value of y, यानी कि y की अगर वैल्यू को अननोन करना है, मसलन मैं अगर कहता हूं कि जी ये वाली वैल्यू जो है 8 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, उसको एस्टिमेट कर लें, तो अननोन वैल्यू ऑफ y फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x, x की गिवन वैल्यू के लिए y की अननोन वैल्यू को अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं विच लाइज विद इन इट्स गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज, यानी कि वो जो वैल्यूज आपकी हो वो इसी रेंज में फॉल करती हो। बुनियादी तौर पर हमने जो वैल्यू मालूम की है, इन 4 वैल्यूज को लेकर हमने ये इक्वेशन निकाल लिया है और इन्हीं चारों वैल्यूज की रेंज के अंदर रहकर जब हम वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे तो हम जो है वो इंटरपोलेशन का प्रोसीजर कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो इंटरपोलेशन का प्रोसीजर करते ही ऐसे हैं कि उस रेंज से रहकर आप y की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। दिस इज व्हाट इंटरपोलेशन इज। ये मैंने रिग्रेशन के हवाले से आपको इंटरपोलेशन की बात बता दी है, ठीक हो गया, जो इसकी डेफिनेशन जो कर रहे थे। अदरवाइज आप और बहुत से कामों में इंटरपोलेट करते हैं। मसलन आपके पास जो है, जब आप
मोड का फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला अगर आपको याद हो, L प्लस एफ एम माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाय H डिवाइडेड बाय FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वगैरह। ये मोड का फार्मूला जो है बेसिकली ये इंटरपोलेटिंग फार्मूला है। जब आप ग्रुप डाटा में कंसीडर करते हैं आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब आप ग्रुप डाटा की बात करते हैं तो ये इंटरपोलेट कर रहे होते हैं। आप करते क्या है, आपके पास ग्रुप डाटा के अंदर जो है, फर्स्ट कर लेते हैं कि ग्रुप डाटा आपका इस तरह से चल रहा होता है, ये 5 से 10, 10 to 15, 15 to 19। आप इसका मोड मालूम करते हैं, फर्स्ट करें ये फ्रीक्वेंसी है, 3 है, 9 है, 8 है, और इसके बाद जो है आप इसके लिए क्या करते हैं, आप FM लिखते हैं, ये FM है, ये F1 है, ये F2 है, ये सारी चीजें आप लिखते तो हैं। आप क्या करते हैं, FM यहां पर पुट करते हैं, आपका आंसर जो निकलेगा ना वो 10 to 15 के दरमियान कहीं पर निकलेगा। हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि 10 to 15 के दरमियान कौन सा, जो फाइनल आंसर आपका मोड निकलता है वो 10 से 15 के दरमियान कोई आंसर निकलता है, इसको हम बोलते हैं इंटरपोलेट किया है आपने। तो मोड का वो एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, बल्कि वो इंटरपोलेटेड आंसर होता है। इसी तरह जब आप मीडियन मालूम करते हैं तो मीडियन भी ग्रुप डाटा के लिए जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वो भी इंटरपोलेटेड आंसर होता है। आपने इंटरपोलेट किया होता है, आपने एस्टिमेट की होती है, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते। तो इंटरपोलेशन बुनियादी तौर पर एस्टिमेशन का नाम है, इसमें चीजों को एस्टिमेट किया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें कभी भी नहीं मिलेगी। वजारी बात है, आप जब ग्रुप डाटा की बात करते हैं, इंटरवल की बात करते हैं, तो आपका मीडियन भी उस स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान आता है, मोड भी। फर्स्ट करें यहां पर मोड की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मोड की वैल्यू लाजमी तौर पर 10 और 15 के दरमियान निकलेगी। इस एग्जाम्पल के लिए आप मोड का फार्मूला अप्लाई करें, आपका आंसर जो है वो 10 और 15 के दरमियान निकलेगा, एंड दैट आंसर विल बी इंटरपोलेटेड आंसर। वो आंसर इंटरपोलेशन के तहत निकाला हुआ है, और ये मोड का जो फार्मूला है ये भी इंटरपोलेशन का फार्मूला ही है। इसी तरह से मीडियन का फार्मूला हो, क्वार्टाइल्स हो, डिसाइल्स हो, ये सारी चीजें आप इंटरपोलेट करते हैं। रिग्रेशन के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया कि जब आप y की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं विद इन अ गिवन रेंज ऑफ x वैल्यूज, तो वो भी आपकी इंटरपोलेशन कहलाती है। क्लियर होगी बात? तो इंटरपोलेशन हमें आइडिया पता चल गया कि x की गिवन रेंज के अंदर रहकर जब आप y की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। ये है आपका, यहां पर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी बता दी हैं। रिग्रेशन में इंटरपोलेट किया जाता है, मोड के अंदर इंटरपोलेट किया जाता है, मीडियन के अंदर वैल्यूज को इंटरपोलेट करके वैल्यूज को निकाला जाता है। इसके बाद हम आते हैं एक्स्ट्रापोलेशन क्या होती है, क्योंकि बेसिकली हमारा काम जो है इस चैप्टर के अंदर इंटरपोलेट करना है। इस हवाले से इंटरपोलेट के साथ जो है वो एक दूसरा वर्ड जो है वो एक्स्ट्रापोलेशन है। एक्स्ट्रापोलेशन में क्या होता है, अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज। मसलन आपके पास x की वैल्यूज की रेंज से बाहर की वैल्यूज है। आपको याद होगा हम टाइम सीरीज में करते थे ये वाला काम। टाइम सीरीज के अंदर फर्ज कर लें आपके पास जो है यहां पर ये एक टाइम सीरीज डाटा दिया हुआ है, टाइम सीरीज डाटा के लिए आपके पास ये फर्ज कर लें एक टेबल है 1980, 1981, 1982, 1983। ले जी, यहां पर ये y की वैल्यूज हैं, फर्ज कर लेते हैं जी ये 3 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 8 है। अगर फर्ज करें ओरिजिन को मैं स्टार्ट में लेता हूं तो ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है। अब फर्ज कर लें मैं इस y और इस x को यूज करता हूं टाइम सीरीज डाटा के लिए। y और x को यूज करके मैं एक ट्रेंड लाइन मालूम कर लेता हूं, y इज इक्वल टू फर्ज कर लेते हैं 3 + 5x, ये एक ट्रेंड लाइन निकल आती है। टाइम सीरीज की ये खूबी है कि टाइम सीरीज जो है वो फोरकास्टिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है, यानी कि आप आगे भी मूव कर सकते हैं, उस रेंज से बाहर भी निकल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। आपसे कहा जाता है कि 1984 को एस्टिमेट करें, 1984 के लिए आपने एस्टिमेशन करनी है, तो आप x की वैल्यू क्या लेंगे, 4 लेंगे ना। आप क्या करते हैं, x की जहां पर 4 पुट कर देते हैं, तो 3 + 5 × 4, योर आंसर इज 23। तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या निकल आती है, 23 निकल आती है। सो टाइम सीरीज के अंदर आमतौर पर आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, रिग्रेशन के अंदर इंटरपोलेट कर लेते हैं, टाइम सीरीज के अंदर एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रापोलेशन जो है वो क्या है,
आउटसाइड द रेंज भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो आपको आउटसाइड द रेंज जो है, टाइम सीरीज में ये भी तो हो सकता है ना कि x की वैल्यू आप 0 1 2 3 पुट करके y की वैल्यूज निकालते जाएं। टाइम सीरीज की एक खूबी ये है कि आपको अगली चीज़ों के मतलब भी, एस्टिमेशन के भी मतलब बता देती है, लेकिन वो भी विद इन अ लिमिट्स रहकर। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो है 1984 के बाद 2000 की भी आप कहें कि वो भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेगी, ऐसा नहीं है। आपका ऑलमोस्ट जितने भी साल आप आगे मूव कर रहे हैं उनका 1/5, मसलन आपने 10 साल आगे मूव करना है, 10 सालों का डाटा है, तो 10 सालों के बाद आप 11वें और 12वें साल को फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप 13वें 14वें 15वें साल की भी फोरकास्टिंग कर सकें। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि टाइम सीरीज जो है वो आपको एक्स्ट्रापोलेट करने में मदद देती है। टाइम सीरीज इन एन एक्स्ट्रापोलेटिंग टेक्निक। तो यहां पर भी वहां पर भी y की वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x विच मे फॉल आउट ऑफ द रेंज ऑफ x वैल्यूज। इंटरपोलेट में x की वैल्यूज जो होनी चाहिए वो इसी रेंज में होनी चाहिए, जबकि एक्स्ट्रापोलेट के लिए x की वैल्यू उस रेंज से बाहर भी जा सकती है। सो ये दो आइडियाज जो है वो बड़े क्लियर हो गए हमारे कि इंटरपोलेशन क्या होती है, वो विद इन रेंज एस्टिमेशन है। एक्स्ट्रापोलेट क्या होती है, आउटसाइड द रेंज एस्टिमेशन है, वैल्यूज से बाहर भी जाया जा सकता है। अब कुछ टेक्निकल टर्म जो हैं जो हमारे चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व होंगी, उसकी तरफ हम चलते हैं, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की तरफ चलते हैं हम अपने थर्ड बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन हमारा लेक्चर का, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है क्योंकि ये इस लेक्चर के अंदर डिफरेंट टर्म्स और जो फार्मूलाज वगैरह हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ताकि हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर वो आपके काम आएंगे। देखें ज़रा, पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड नोटेशंस हैं, एक है आर्गुमेंट क्या होता है, दूसरा एंट्री क्या होती है। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की टर्म्स के अंदर आर्गुमेंट बोलते हैं हम x की वैल्यूज को, वैल्यूज ऑफ x। एंट्री क्या होती है, वो होती है वैल्यूज ऑफ y। दूसरे लफ्जों में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को आर्गुमेंट्स बोलते हैं। और एंट्री बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को। ठीक है, यहां पर जो है ये आर्गुमेंट है, यहां पर जो है ये आर्गुमेंट है x1 x2 x3, और इसके मुकाबले में जो वैल्यूज आपको नजर आएंगी f of x1 f of x2 f of x3 f of x4, यानी कि जो फंक्शन के आंसर्स निकलने हैं वो आपकी एंट्रीज कहलाती हैं। तो ये दो टर्म में बड़ी क्लियर हो गई। आर्गुमेंट क्या होता है, x की वैल्यूज को हम आर्गुमेंट बोलते हैं और उसके मुकाबले में जो y की वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो आपकी एंट्रीज कहलाती हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो आपके पास है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये डेल्टा का साइन आपको नजर आएगा, जहां पर भी डेल्टा का साइन नजर आएगा उसका मतलब है कि हम डिफरेंस ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं चीजों को। चौथी चीज जो है डेल्टा 1, डेल्टा पावर 2, डेल्टा पावर 3, डेल्टा पावर 4, डेल्टा पावर n, यानी कि ये डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस है, यानी कि चीज़ों के दरमियान डिफरेंसेस अगर आप निकालने हैं, पहले डिफरेंस निकालते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह से डिफरेंसेस निकाले जा सकते हैं। हम देखते हैं इनके डिफरेंसेस जो हैं। फर्स्ट कर लें, आपके पास ये वाला है, ये एक डाटा दिया हुआ है, 5 है, 9 है और 8 है। आप इस डाटा का फर्स्ट डिफरेंस अगर निकालना चाहते हैं तो ये देखें, फर्स्ट करें ये डेल्टा निकालना चाहता हूं तो 9 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4, 8 में से 9 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा -1, यानी कि डिफरेंस निकालने हैं। इसी तरह से अगर मैं सेकंड डिफरेंस लेना चाहूं ये वाला, तो इसको मैं डेल्टा 2 कह सकता हूं। 4 में से -1 करोगे तो ये आ जाएगा 4 -1 करोगे तो दिस विल गिव यू 5। सो दिस इज योर सेकंड डिफरेंस। सो डिफरेंस लेने का तरीका क्या है कि वर्टिकल जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनके दरमियान डिफरेंसेस आप निकाल लें तो आपका फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस निकल आएगा। ये नीचे मैंने आपको थोड़े ये नोटेशन जो हम यूज करनी है आगे फार्मूलास के अंदर वो यहाँ पर देखें। लीडिंग डिफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, डेल्टा इंटू एफ ऑफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, ये सेकंड डिफरेंस के साथ है, इनको लीडिंग डिफरेंसेस बोलते हैं। अब ये लीडिंग डिफरेंसेस कैसे निकाले जाते हैं उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए रखी है। यहाँ पर पहली चीज तो हमने ये देखनी है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है, x आपके आर्गुमेंट्स हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया है, और ये आपके पास एंट्रीज हैं।
ये मैंने y की वैल्यूज़ को एंट्रीज को तौर पर यूज़ किया मैंने। अब फर्ज करें आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, 20 है, x की वैल्यू 30 है और ये 40 है, ये आर्गुमेंट्स हैं, और f ऑफ x की वैल्यूज़ हैं 62, 72 और 91, ये एंट्रीज हैं। ठीक हो गया, यानी कि x की वैल्यू जो है, इस 62 का क्या मतलब है कि हमारे पास एक फंक्शन मौजूद था, उस फंक्शन के अंदर हमने x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू क्या पुट की 20, उस 20 को पुट करने के बाद उस फंक्शन का जो आंसर निकल आया वो 62 निकल आया। इसी तरह से अगर मैंने उस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 30 पुट की तो आंसर 72 निकल आया, अगर x की वैल्यू 40 पुट की तो आंसर 91 निकल आया। ये एक फंक्शन के साथ हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये एंट्रीज आ गई, ये आपके पास आर्गुमेंट्स आ गए। अब ये है, ये फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस कहलाता है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स। इस नोटेशन को हमने याद रखना है, जब भी हम नोटेशन यूज करेंगे वो लिखेंगे डेल्टा एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस। फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप देखें, यहां पर अब आपके पास जो है 20 है, 30 है और 40 है। आप क्या करें, 20 और 30 के दरमियान जो है यहां पर ये वाला, यानी कि इन दोनों का आपस में माइनस कर देंगे, तो ये यहां पर आपने वो डिफरेंस लिख देना है इधर इस लाइन पे। फर्स्ट डिफरेंस कैसे आएगा, 72 माइनस 62, ये फर्स्ट डिफरेंस आप लेंगे, 72 माइनस 62 इज इक्वल टू 10। दिस इज योर फर्स्ट डिफरेंस, ये फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस है। सेकंड लीडिंग डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो वो इन दोनों के दरमियान आएगा, यानी कि इन दोनों के दरमियान। सेकंड लीडिंग डिफरेंस निकालेंगे तो 91 माइनस 72, यानी कि ऐसे डिफरेंस हो रहा है 72 माइनस 62, फिर 91 माइनस 62, फिर अगर फर्ज करें कोई और भी नंबर होता तो फिर उसको मैं 91 में से करता, फिर आगे जो है और उनका दरमियान में लिखते जाना है। अब 91 और 72 का डिफरेंस कितना आ जाता है जी, ये 91 माइनस 72, यहां से आपके पास आ जाएगा 19। अब 19 जो है ये सेकंड डिफरेंस निकल आया। अब फर्ज करें हमने थर्ड यानी कि ये वाला आ गया, ये वाला भी एक डिफरेंस आ जाएगा। दीज आर योर फर्स्ट लीडिंग डिफरेंसेस। अब आगे जब मैं डेल्टा 2 एफ एक्स एक्स लिखूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, इन दोनों को माइनस करना है, ये जो दोनों ब्लैक में नजर आ रहे हैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो इसके दरमियान आ जाएगा ये वाला, ये डिफरेंस यहां पर आ जाएगा। 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9। अब आपके पास ये है लीडिंग डिफरेंस बनाने वाला टेबल। दिस इज अ टेबल ऑफ लीडिंग डिफरेंसेस, के लीडिंग डिफरेंसेस के टेबल बनाने हैं। अब फर्ज करें अगर आपके पास 4 वैल्यूज होती तो एक और आगे मूव होता है, अब दो जब तक के ये टेबल 1 पे जाकर नहीं ना खत्म हो जाता। आपका डेल्टा F3, डेल्टा 3, डेल्टा स्क्वायर F तक ये लिख चला है, आगे डेल्टा क्यूब FX भी चलता, डेल्टा 4 FX भी चलता। डिपेंड करता है कि आपको x की वैल्यूज यानी कि आर्गुमेंट्स कितने दिए गए हैं और आपकी ये एंट्रीज उसके साथ दी गई हैं, तो उन एंट्रीज के मुताबिक ये वाला डिफरेंस टेबल जो है वो आगे चलना था। तो आर्गुमेंट डिफरेंस टेबल जो है, ये जो लीडिंग डिफरेंस टेबल है, इसको बनाने का तरीकाकार मैंने आपको बताया। एक दफा फिर देख लें, x की वैल्यूज हैं, f ऑफ x की वैल्यूज हैं। आपने क्या करना है, पहले 2 वैल्यूज का डिफरेंस उनके दरमियान, फिर अगली 2 वैल्यूज का डिफरेंस उनके दरमियान, आगे जितनी भी 2 वैल्यूज आते जाएं, एक एक स्किप करते जाओ, डिफरेंसेस निकलते जाएं, फिर ये आपके पास आ जाएंगे फर्स्ट लीडिंग डिफरेंसेस। सेकंड लीडिंग डिफरेंसेस के लिए उन्हीं डिफरेंसेस को जो आपने निकालने हैं पहले, उन्हीं को आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर डिफरेंस ले लें, यहां तक कि ये टेबल जो है वो 1 डिफरेंस तक जाकर खत्म हो जाएगा। दिस इज द टेबल ऑफ लीडिंग डिफरेंसेस। आप इसे कह सकते हैं टेबल ऑफ लीडिंग डिफरेंसेस का टेबल जो है वो हमारा आगे काम आएगा। वहां पर हम देखेंगे कि टेबल बनाकर हमारे पास 2 मेथड है इंटरपोलेशन के, वो दोनों मेथड को हम देखेंगे। एक न्यूटन्स का मेथड है, एक लैग्रेंजिस मेथड है। इन दोनों मेथड्स के अंदर कैसे इंटरपोलेट किया जाता है चीज़ों को, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स अवेलेबल हों तो हम कैसे, यानी कि एक्स की वैल्यूज अवेलेबल हों या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज अवेलेबल हों, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को कैसे इंटरपोलेट किया जाता है। इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर जो है इन चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।